चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोग कर चुके थे। 33 का जो आगे का पोर्शन था वो मिल नहीं रहा था, ये भी मिल गया। पेज नंबर 41, दिस वन इज पेज नंबर 41 एंड दिस इज पेज नंबर 42 ऑफ लखमीर सिंह। आपके पास बुक होगी, अब वहाँ से देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट किया जाए, पहले सेटिंग कर लें हम। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? पहला उसने यही बोला है कि आप रजिस्टर्स अगर सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो बताओ। यानी कि वही आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी का आपको डेरिवेशन करना है। हम लोग इसमें आते हैं। ये 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम ऐसे कुछ रजिस्टर कनेक्टेड हैं। इसने पूछा क्या है? द वैल्यू ऑफ करेंट थ्रू ईच रजिस्टर, टोटल करेंट, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बार बार घूम फिर के वही सब सवाल पूछे जा रहे हैं। लखमीर सिंह की एक प्रॉब्लम ये है इस किताब में कि आपको एक तरह के सवाल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। खैर कोई बात नहीं, हमें तो प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। गलती होने के चांसेस उतने कम होंगे। ये 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों की तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। प्लस माइनस एक बैटरी भी लगी है 6 वोल्ट की। ये एमीटर लगा रखा है करंट को मेज़र करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे स्विच है। ये सब सर्किट में अभी फ़िलहाल ड्रॉ करना कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। ये 5 ओम, दिस वन इज़ 10 ओम एंड दिस वन इज़ 30 ओम। चलो सब कुछ कैलकुलेट कर लें, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं जितनी चीज़ें पॉसिबल है। पहले तो ये पूछ सकता है कि यहाँ से फ्लो होने वाली अब करंट, यानी बैटरी से निकलने वाली करंट, यानी नेट करंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। एक चीज़ ये पूछ सकता है, ये करंट ऐसे जाएगी और करंट यहाँ तक जाने के बाद सब में डिवाइड हो जाएगी, ये I1, I2, I3। एक बात आप याद रखिए, जब भी पैरेलल फॉर्म में रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं और करंट जब डिस्ट्रीब्यूट होती है उस केस में जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे करंट सबसे कम जाएगी। यानी I3 सबसे कम होगा, I2 उससे कम, I2 थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, I1 सबसे ज़्यादा होगा। एक चीज़ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई पैरेलल फॉर्म में ये I इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये चीज़ होती है पैरेलल फॉर्म में। अब देखो इसने पूछा क्या क्या है। इसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, सब में करंट पूछा है, टोटल करंट पूछा है और हर एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर करंट पूछा है, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अपनी शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालने से। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आप बोलोगे इसका फॉर्मूला तो पता है हमें, और वो क्या होता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, चलो इसको हमने मान लिया R1 है, दिस वन इज़ R2 एंड दिस वन इज़ R3, ये हमने खुद से मान लिया। ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो दिस इज़ इक्वल्स टू 1/R1 आपका 5, R2 10 और ये 30, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ये 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हुआ 30 विल बी द एलसीएम। 5 6 जा 30, 6 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 3 9 1 10, यानी 10/30 विच विल बी इक्वल्स टू 1/3। ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, नहीं आप कह सकते हो कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 ओम। देखो कहने के लिए ये 5, 10 और 30 ओम के 3 रजिस्टर कनेक्टेड हैं पैरेलल में, लेकिन ये तीनों के तीनों मिल के 3 ओम रजिस्टर के बराबर ऑपोजिशन ऑफर करेंगे इस पूरे सर्किट में, ठीक है। अगर आपको ये नेट करंट आपको कैलकुलेट करनी है तो ये तो आपको पता है कि दिस इज इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट, और ये V किसका लेते हैं तो आप बोलोगे बैटरी का वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो I विल बी इक्वल्स टू, बैटरी का वोल्टेज 6 है, डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट आपका 3 आ गया, तो 6/3 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। यानी ये करंट आपको पता चल गई 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर की मेन करंट यहाँ तक जाएगी, इसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। पर्टिकुलर रजिस्टर्स में हमें करंट निकालना है, तो 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, आर इक्विवेलेंट यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दूसरा नेट करंट ऑफ द सर्किट। अब हमें तीसरा चीज़ कैलकुलेट करना है, हर एक पर्टिकुलर रजिस्टर में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
ठीक है, वो भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ से बोलोगे कि भाई हमें इस पर्टिकुलर रजिस्टर में करंट चाहिए ना, तो करंट के लिए हमें तो ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या फिर वोल्टेज कितना है। और जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं रजिस्टर्स तो वोल्टेज सबके अक्रॉस बराबर होता है, और वो वोल्टेज यहाँ पे आप देखेंगे कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर है, क्योंकि हर एक रजिस्टर बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप बोलोगे इसको भी कितना वोल्टेज मिल रहा है, आप बोलोगे इसको मिल रहा है 6 वोल्ट, इसको भी कितना मिल रहा है 6 वोल्ट, इसको भी कितना मिल रहा है 6 वोल्ट, क्योंकि सबके सब क्या हैं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं बैटरी से। अब क्या होने वाला है, अब I1 अगर इसमें हम करंट निकालें तो सॉरी कहीं इसको थोड़ा साइड में करते हैं, अगर करंट हमें I1 कैलकुलेट करना है यानी करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, तो I1 विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज कितना इसको इसके अक्रॉस है 6 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस वैल्यू 5, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। ऐसे ही I2 हम कैलकुलेट करेंगे तो I2 विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज है 6 डिवाइडेड बाई 10, दिस विल बी इक्वल्स टू 3/5 एम्पियर, दिस इज इक्वल्स टू I2। और I3 की अगर हम बात करें तो वोल्टेज है 6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस वैल्यू है 30, इट विल बी इक्वल्स टू 1/5 एम्पियर। तो आपने देखा तीनों करंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, I1, I2, I3। अब देखो ये जो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों को जोड़ने पे ऑब्वियस सी बात है वो 2 एम्पियर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपका आंसर गलत है। आप जोड़ के देख लो, आप जब जोड़ोगे ना तो I1 कितना है, आप बोलोगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए ना। I1 हमारा कितना निकला, दिस इज इक्वल्स टू 6/5, सो 6/5 प्लस I2 हमारा आ गया 3/5 प्लस I3 1/5, ये कितना हो गया 6 3 9 1 10, 10/5 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। और 2 एम्पियर ही तो अपना I था, आप देख लो यहाँ से यही तो करंट निकली है। इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, सही है पूरी तरीके से। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 विद हेल्प, देखो फिर से वही कह रहा है कि पैरेलली कनेक्टेड हैं तो फॉर्मूले को डिराइव करो। हम लोग फॉर्मूले को डिराइव नहीं करने जा रहे हैं फिलहाल, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में हम लोग इंटरेस्टेड हैं फिलहाल के लिए अभी। इन क्वेश्चन नंबर बी, इन द सर्किट डायग्राम शोन बिलो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस करंट शोन बाय द एमीटर। इसमें थोड़ा सा एक अलग चीज़ दे रखा है, एमीटर दे रखा है यहाँ पे इसने। ओके, टोटल रेजिस्टेंस हमें पूरे सर्किट का कैलकुलेट करना है। अब जैसे ये पूरा सर्किट देखोगे तो आपने कहा भाई ये जो 2 रजिस्टर दिख रहे हैं ना, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज़, और जब सीरीज़ में है तो इनका इक्विवेलेंट R डैश मान लें, और R डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 + 2, यानी 3 ओम + 2 ओम, दिस इज इक्वल्स टू 5 ओम। ये R डैश की वैल्यू हो गई, यानी इन दोनों के जगह पे हम 5 ओम का कनेक्ट कर सकते हैं, और ये 5 ओम ऑलरेडी एक लगा हुआ है, तो ये 5 ओम और इन दोनों का जो 5 ओम आएगा वो पैरेलल में हो जाएंगे, यानी सर्किट को फिर से हम रीड्रॉ कर सकते हैं। यानी एक हमने 5 ओम का पहले से ये वाला ले लिया, ये 5 ओम, दूसरा इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है 5 ओम वो वाला, ठीक है, ये आ गया आपका 5 ओम, और साथ ही साथ बैटरी आपकी 4 वोल्ट की कनेक्टेड है, वो बैटरी हमने दिखा दी, ये हो गया 4 वोल्ट। अब देखिए, अब ये दोनों जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पैरेलल में है कि नहीं, और साथ ही साथ मज़े की बात ये है कि पैरेलल में तो हैं, साथ ही साथ इनकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो इक्वल है, तो इसका तो डायरेक्ट हम लोगों ने रिलेशन देखा है कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स इक्वल रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हों तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R डिवाइड बाई n। तो R की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 5 है, यानी कि 5, n की वैल्यू 2, 2 ही रजिस्टर है ना, एक और एक 2, तो 5/2, और ये हो जाएगा आपका 2.5 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया 2.5 ओम, या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट करोगे ना 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/5 + 1/5, तो यही आंसर आना है। तो ये तो R इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो पहली चीज़ कैलकुलेट करनी थी टोटल रेजिस्टेंस, जो हमने कैलकुलेट कर ली। दूसरा है करंट शोन बाय द एमीटर। देखो ये एमीटर कौन सी करंट को रीड करेगा, जो करंट यहाँ से निकलेगी उसी करंट को रीड करेगा,
ठीक है ना। यही एमीटर अगर यहाँ पे लगा होता 5 ओम के सीरीज़ में तो ये सिर्फ 5 ओम में फ्लो होने वाली करंट को मेज़र करता। यही एमीटर अगर यहाँ लगा होता तो ये इन दोनों में फ्लो होने वाली करंट को मेज़र करता, लेकिन ये मीटर यहीं लगा है बैटरी के पास, यानी ये बैटरी वाली करंट को मेज़र करेगा। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी, करंट फ्रॉम द बैटरी कह सकते हो आप, जो करंट बैटरी से निकल रही है, यानी कि बैटरी वाली करंट आई बैटरी, दिस इज इक्वल्स टू बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाई पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और बैटरी का वोल्टेज आपका है 4 डिवाइडेड बाई ये आपका आर इक्विवेलेंट 5/2 है, चलो 5/2 2 ऊपर चला गया तो 4 2 जा 8 बाई 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 6 जा 80, यानी 1.6 एम्पियर। यानी कि एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, 1.6 एम्पियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 था ये। तो एक मिनट थोड़ा इसको चेक कर लिया जाए क्या, 34 क्वेश्चन नंबर 34 कहाँ गया, 2.5 एम्पियर और 2.5 ओम और 1.6 सही है अपना, कितना आ रहा है 2.5 आया ना और 1.6 आया, सही तो है। देखो 2.5 और ये 1.6, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सप्लेन द हेल्प, ये भी थ्योरेटिकल है, उससे मतलब नहीं है हमें। ये देखते हैं बी सेक्शन, देखते हैं थोड़ा सा कुछ सर्किट वगैरह बना रखा है। इन द डायग्राम शोन बिलो द सेल एंड द एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। कह रखा है कि जो सेल हमने लिया है और जो एमीटर लिया है दोनों का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, ये सारे रजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं। व्हेन द स्विच की ओपन, जब की को खोला जाता है, द एमीटर रीड 0.6 एम्पियर, व्हाट विल बी द एमीटर रीडिंग व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। देखो ये सवाल थोड़ा सा मज़ेदार है, तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर ले रहे हैं जितना बड़ा हो सकता है। सवाल तो आपको समझ में आ गया, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। इसने बोला है कि ये जो सेल है, सेल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करे। देखो सेल के पास, सेल या बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। जो बैटरी के अंदर आपका पानी होता है ना, बैटरी वाटर होता है जिसको तेजाब, यानी कि वो डाइल्यूटेड H2SO4 होता है, वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का 70-30 का रेशियो का होता है। वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है बैटरी के अंदर चार्ज फ्लो के लिए, चार्ज फ्लो के सामने जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। वो कह रहा है कि ये नेग्लिजिबल है, यानी ये कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो बोल रखा है तो मान लेंगे। अमीटर भी कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा। इसका मतलब सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस है वो इन तीनों की वजह से, और साथ ही साथ इसने बोल रखा है कि ये जो रजिस्टर्स हैं ये आइडेंटिकल है, यानी ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है ना। इसने बोल रखा है कि जब ये स्विच ओपन है उस केस में जो रीडिंग है वो 0.6 एम्पियर है, ध्यान दीजिए। यानी स्विच जब ओपन है यानी ऑफ कंडीशन, तो चलो हम लोग देखते हैं। यानी कि जब स्विच ओपन है, इसको सॉल्व कहाँ करें हम, तो चलो कहीं सॉल्व किया जाए। यानी कि व्हेन स्विच इज ओपन, यानी कि ये ऑफ की कंडीशन में है, तो जो एमीटर की रीडिंग है, यानी एमीटर की रीडिंग मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है इसी को तो मेज़र करेगा ना, वो कितनी है 0.6 एम्पियर। यानी आई की रीडिंग कितनी है, इसको बोलेंगे आई बैटरी, यानी बैटरी से निकलने वाली करंट को ही तो बता रहा है ना जी, वो कितना है 0.6, तो वो है 0.6 एम्पियर। अच्छा बताओ, जब ये सर्किट ओपन है तो ये वाला जो ब्रांच आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये इनइफेक्टिव हो गया। इसके रहने न रहने से सर्किट में कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि करंट इसमें तो आने से रही, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। क्लोज रहता तो करंट ऐसे सर्कुलेट होकर फ्लो होकर ऐसे निकल जाती। यानी जब यहाँ से करंट आएगी तो करंट एक तो इसमें निकल जाएगी और साथ ही साथ करंट इसमें आएगी, और इसमें आने के बाद ऐसे चली जाएगी। इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है ना वो हो जाएगी ज़ीरो, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब इसके रहने न रहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जब स्विच ओपन है, ऑफ है, तो ये सिर्फ यही दो रजिस्टर हैं जो इफ़ेक्टिव हैं। तो यहाँ से इन दोनों का जब इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट, तो हमने डायरेक्टली आपको बताया है दो रजिस्टर हैं, एक और एक दो, क्योंकि ये तो इनइफेक्टिव है क्योंकि स्विच ओपन है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है R/N, तो हमने लिख दिया R/N,
ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट हो गया। बैटरी के वोल्टेज वगैरह के बारे में कुछ नहीं दे रखा है उसने, चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रखा है तो देखते हैं। लेकिन यहाँ से एक बात बताओ, बैटरी का वोल्टेज चलो हमने मान लिया V, बैटरी का वोल्टेज हमने मान लिया V वोल्टेज। अब एक बात तो यहाँ पे साफ है, वो ये कि अगर हमें लिखना पड़े कि बैटरी वाली करंट जो है वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे इस केस में बैटरी का वोल्टेज डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, और बैटरी वाली जो करंट है वो 0.6 है, तो 0.6 इज इक्वल्स टू बैटरी का वोल्टेज हमने V मान रखा है डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट आपका R/N है, तो N ऊपर चला जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से, N की वैल्यू तो 2 है ना, क्योंकि 2 रजिस्टर है, तो आप इसको लिख सकते हो R/2, तो N की जगह पे 2 कर दो तो ये हो जाएगा 2V/R। 2 को इधर करो तो आप बोलोगे V/R इज इक्वल्स टू 2 से कट जाएगा, तो 2 से जब कटाएंगे तो ये 0.3 हो गया, तो ये हो जाएगा V/R इज इक्वल्स टू 0.3। ठीक है ना, V/R की वैल्यू हमें ये मिल गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। ये देखो फर्स्ट केस की कहानी है, यानी कि फर्स्ट केस पहले। इन सेकेंड केस में क्या बोला है उसने, इन सेकेंड केस स्विच को ऑन कर दिया, यानी कि व्हेन की इज क्लोज्ड, यानी स्विच को जब क्लोज कर दिया मतलब ऑन कंडीशन। आपने बोला कि जैसे ही इसको ऑन करेंगे अब ये वाला रजिस्टर भी आ जाएगा एक्शन में, ठीक है, यानी अब 3 रजिस्टर हो गए जो पैरेलली कनेक्टेड हैं। अब अगर हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा R/N, N की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, तो R/3 हो जाएगा। ठीक है, अब अमीटर की रीडिंग हमें पता करनी है ना, तो पता कर लें कि अब बैटरी वाली करंट कौन सी होगी, क्योंकि बैटरी वाली करंट अब चेंज होगी क्योंकि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगी। ये ये R इक्विवेलेंट है ना, सॉरी इसको R इक्विवेलेंट मानो, ये R' इक्विवेलेंट मान लो, R/3 हो गया। अब जो बैटरी वाली करंट है देखो, इसको हमने मान लिया I, अब हम इस करंट को मान लें I', क्योंकि करंट अब बदलेगी क्योंकि सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस अब बदल रहा है, तो ये विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज डिवाइड बाई जे R' इक्विवेलेंट, यानी अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, बैटरी के वोल्टेज पर कोई असर नहीं है, बैटरी का वोल्टेज थोड़ी बदलेगा, V रहेगा, R' इक्विवेलेंट हो गया अपना R/3, सो दिस इज़ R/3, 3 ऊपर चला गया ना, तो ये I' हमें मेज़र करना है, ध्यान में रखिए, तो ये हो जाएगा V/R मल्टीप्लाइड बाई 3, और देखना V/R की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.3, तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 0.3, सो I' इज इक्वल टू 0.3 इंटू 3 × 9 यानी 0.9 एम्पियर, यानी I' की वैल्यू कितनी आ गई 0.9 एम्पियर। I' मतलब कि अब जो बैटरी वाली करंट है, यानी कि K इज़ क्लोज्ड, यानी जब स्विच को क्लोज किया जाएगा वो कितना आ गया 0.9 एम्पियर, और इसी करंट को ये एमीटर अब रीड करेगा, यानी अब जो एमीटर की रीडिंग होगी वो कितनी हो जाएगी 0.9 एम्पियर। इसका थोड़ा आंसर चेक कर ले रहे हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है ये, देखते हैं। आप चेक कर लिए करना, वैसे अगर प्रोसेस आपका सही है तो आंसर गलत नहीं होगा। देखो 0.9 एम्पियर सही है। सो प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोसेस आपका ज़्यादा मायने रखता है। कैलकुलेशन तो आप प्रैक्टिस अगर सही से करें तो कैलकुलेशन आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपना, बट अगर कुछ अंडरस्टैंड करना है तो प्रोसेस, टेक्निक, कॉन्सेप्ट्स, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हालांकि इसकी कोई दरकार तो थी नहीं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखते जाते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले हैं कुछ, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। द फिगर गिवन बिलो शोन 3 रजिस्टर्स, ये 3 रजिस्टर्स हैं, देयर कॉम्बाइन रेजिस्टेंस। कॉम्बाइन कैलकुलेट करना है तो आप इन दोनों का देखो, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इनका क्या हो जाएगा R' मान लें, तो पैरेलल में मल्टीप्लाई हो जाते हैं फिर जुड़ जाते हैं नीचे 6 + 2, यानी 6 दूना 12 बटे 6 + 2 8 हो जाएगा, 4 3 = 12, 4 2 = 8, ये 4/2, 1 मिनट
ये 4 3 या 12 होगा ना, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 3/2 ओम। यानी ये आ गया 3/2 ओम, यानी इन दोनों के जगह पे 3/2 ओम लगा सकते हैं। और ये इसके सीरीज़ में आ गया 6 ओम के, तो जो फाइनली आर इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 3/2 + 6, यानी 6 दूनी 12, 12 3 15/2, 15/2 कितना हो जाएगा 7:1/2 ओम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ टू रजिस्टर 25 ओम एंड 15 ओम आर ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज एंड देन प्लेस्ड इन पैरेलल विद द 40 ओम रजिस्टर्स, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कह रखा है कि दो रजिस्टर हम ले लें, एक 25 ओम का और एक ले लें 15 ओम का, और इन दोनों को हम कैसे कनेक्ट करें सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया 25 ओम और 15 ओम, और ये पूरा का पूरा ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इसको हम पैरेलल कनेक्ट कर दें किसके 40 ओम के। तो चलो इन दोनों के पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दिया हमने 40 ओम। कह रहा है कि अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे, कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें। ये दोनों सीरीज़ में है, तो जब सीरीज़ में है तो जुड़ जाएंगे सिंपल। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है आर डैश हमने मान लिया, तो आर डैश विल बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 25 + 15 25 + 15 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 ओम। ठीक है, अब इन दोनों की जगह पे आप बोलोगे कि हम 40 ओम का एक रजिस्टर लगा सकते हैं, और ये जो 40 ओम आया इस 40 ओम के पैरेलल में हो गया, है कि नहीं। यानी कि सर्किट को थोड़ा सा हम रीड्रॉ करें तो आपने देखा कि इन दोनों का के जगह पे एक आ गया 40 ओम का, और ये ऑलरेडी 40 ओम का है, तो ये हो गया 40 ओम। अब देखो दो रजिस्टर हैं, दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं R/N। आर की वैल्यू 40 और नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं 2, तो 40/2 = 20 ओम। ये पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आंसर आपका 20 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है 38 पे आता है, माफ़ करना 38। द डायग्राम बिलो शोन पार्ट ऑफ अ सर्किट। कह रहा है इफ़ दिस अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स वॉज टू बी प्लेस्ड बाई सिंगल रजिस्टर इट्स रेजिस्टेंस वुड बी। कह रहा है कि जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है ना, इसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगाना पड़े तो कितने ओम का लगाना पड़ेगा। अरे भैया उतने ही ओम का लगाना पड़ेगा जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इक्विवेलेंट के लिए देखो, इक्विवेलेंट हमें निकालना है ना, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं आप ध्यान दीजिए ज़रा यहाँ पे। इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हम मान लें आर डैश, ये सिर्फ इन दोनों का, तो आर डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 × 6, या सिंपल दो रजिस्टर हैं, दोनों इक्वल वैल्यू के हैं और पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है R/N। आर की वैल्यू 6 है, एन दो रजिस्टर है ना, नंबर ऑफ रजिस्टर्स 2 हैं, तो R/N इज इक्वल्स टू ये 3 ओम। इन दोनों का 3 हो गया, यानी इन दोनों के जगह पे सिर्फ हम एक रजिस्टर लगा सकते हैं, कितने ओम का 3 ओम का। साथ ही साथ ये भी है सीरीज़ में, तो इसको भी हमने लगा दिया सीरीज़ में, और ये कितने ओम का है 6 ओम का है। अब आप देखोगे ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ठीक है, तो जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज़ में तो जुड़ जाता है ना, 3 ओम + 6 ओम इज इक्वल्स टू 9 ओम, यानी पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आया। यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर रिप्लेस करना पड़े तो हमें ये 9 ओम का रजिस्टर लेना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो, ये देखो 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। कह रहा है कि इसके अक्रॉस ऑफ वोल्टेज बताओ। अरे भाई 3 रजिस्टर बैक टू बैक कनेक्टेड है, मतलब सीरीज़ में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 2 + 3, यानी 2 ओम + 3 ओम + 1 ओम, ये कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 ओम हो गया। और अगर हमें ये वाली करंट निकालनी पड़े जो बैटरी से निकल रही है, तो बैटरी वाली करंट इक्वल्स टू होता है बैटरी का वोल्टेज जो कि 2 है डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, यानी हो जाएगा 6। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा हमेशा, जो मेन करंट होती है ना दैट इज इक्वल्स टू बैटरी का वोल्टेज अपॉन सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस। 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3 एम्पियर, यानी यहाँ से 1/3 एम्पियर की करंट निकलेगी।
हमें पता करना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। अरे भैया किसी भी रजिस्टर में अगर आपको वोल्टेज चाहिए, इसके अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज चाहिए, यानी कि आपको अगर वी पता करना है, वी लिख देते हैं 3 ओम। तो वोल्टेज इक्वल्स टू होता है वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर, यानी करंट मल्टीप्लाइड बाई रजिस्टेंस। तो उसमें फ्लो होने वाली करंट, तो अब देखिए यहाँ से ये 1/3 एम्पेयर करंट सब में जाएगी क्योंकि सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। इसमें भी कितना करंट जाएगी, 1/3 एम्पियर। इसमें भी कितना जाएगी, तो 1/3 एम्पियर। इसमें भी कितना जाएगी, तो 1/3 एम्पियर। सब में करंट बराबर जाएगी। तो इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है, 1/3, और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है 3 कट गया, कितना आया, V इक्वल्स टू आ गया 3 ओम के क्रॉस 1 वोल्ट, और यही आंसर हो जाएगा। तो ये 1 वोल्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आप सब में निकाल सकते हो। इसमें कितना हो जाएगा वोल्टेज, 1 × 1/3 यानी 1/3 वोल्ट। इसमें कितना हो जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस है और करंट 1/3, तो 2 × 1/3 यानी 2/3 वोल्ट। तो आप देख लो यहाँ वोल्टेज इसको कितना मिलेगा, 1/3 वोल्ट। इसको कितना मिलेगा, तो 2 × 1/3 यानी 2/3 वोल्ट। तो ये सब नहीं निकालना था हमें, इसमें सिर्फ निकालना था वोल्टेज। तो कितना आ गया, तो 1 वोल्ट। तो ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, इसको ज़रा देख लिया जाए। इन क्वेश्चन नंबर 40 ए बैटरी एंड 3 लैम्प्स आर कनेक्टेड एज शोन। ये 3 ठो बल्ब हैं, 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट एक्स वाई जेड इज करेक्ट। कह रहे करंट है, एक करंट आपका एक्स है, दूसरी करंट वाई है, तीसरी क्या है, जेड है। इसमें बोला है इसने और क्या बोला है, 3 ठो लैम्प हैं, एक्स 1 2 3। ए बैटरी ऑफ 3 लैम्प्स, 3 लैम्प्स आर कनेक्टेड एज शोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट एक्स वाई जेड इज करेक्ट। द करंट एट जेड इज ग्रेटर देन दैट एट वाई। कह रहा है जो करंट एक्स है वो वाई वाली से बड़ी है। द करंट एट वाई इज ग्रेटर देन एट जेड। द करंट एट एक्स इक्वल्स द करंट एट वाई। जो है ये सब करंट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। करंट के बारे में पूछ भी रहा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी ये मुझे लग रही है कि इसको क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए था कि जो तीनों लैंप हैं उनके रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में, कि आखिरकार उनका रेजिस्टेंस है कितना, वो तीनों आइडेंटिकल हैं या फिर कैसे हैं। चलो अगर आइडेंटिकल नहीं भी हैं, मान लेते हैं आइडेंटिकल, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम आइडेंटिकल मान लें, हमने मान लिया, आप इसको MCQ है तो भाई MCQ में तो क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं। चलो हमने मान लिया कि ये 2 ओम का है, सॉरी हमने मान लिया ये 2 ओम है, ठीक है, ये भी 2 ओम और ये भी हमने क्या मान लिया 2 ओम का है। अब एक्स आपको करंट चाहिए ना, तो पूरे ये बैटरी वाली करंट है ना, तो पूरे सर्किट का आपको रेजिस्टेंस चाहिए होगा कि नहीं, हाँ। तो पूरे देखो बैटरी का वोल्टेज भी नहीं गिवन है। चलो बैटरी का वोल्टेज बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आर इक्विवेलेंट अगर निकालें तो कितना हो जाएगा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ये 2 2 4 हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4, और ये 4 ओम 2 के साथ क्या है, पैरेलल पे है, यानी पैरेलल विद 2 ओम। तो जो पूरा आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो फिर जोड़ दो उन्हें, 4 × 2 डिवाइड बाई 4 + 2, 4 2 जा 8 बाई 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो 2 4 जाए 2 3 जा 6, यानी 4/3 ओम। ये आर इक्विवेलेंट आया, ठीक है। अब जो वोल्टेज है, चलो हम मान लेते हैं कुछ ऐसा कि ये कट जाए। चलो वोल्टेज हमने मान लिया 16 वोल्ट बैटरी का, तो अब लोग ये एक्स जो हो जाएगा ना, एक्स वाली जो करंट है यानी पॉइंट एक्स पे, यानी आई ऐसे एक्स मान लें, तो ये हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है, हमने 16 मान लिया, 16/4/3, 3 ऊपर चला गया, 4 4 जा 16, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, यानी करंट एट एक्स हो गया आपका 12 एम्पियर। क्वेश्चन को हम फ्रेम कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्स पे करंट तो हमने पता कर लिया। अब एक बात बताओ, ये 16 वोल्ट की बैटरी डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है ना, है कि नहीं कनेक्टेड, तो करंट ऐसे आएगी 12 एम्पियर की, और यहाँ पे आने के बाद करंट इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो इसमें कितना जा रही है वो पता कर लें। तो यानी करंट वाई पे पता करना है आपको, तो आप बोलोगे इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है इस 2 ओम को, क्योंकि 2 ओम में जाने वाली करंट हम पता कर रहे हैं ना, तो मिल रहा है 16 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2,
2 8 16, कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। तो देखो तीसरा आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि टोटल करंट है 12 एम्पियर, 8 एम्पियर इसमें चलेगी, तो बची हुई जो 4 एम्पियर रही होगी वही तो गई होगी ना इसमें। अब देखो यहाँ पे जो करंट है हमने देखा 12 एम्पियर है, कितना है 12 एम्पियर। करंट यहाँ तक आई और इसके बाद इसमें चली गई कितना 8 एम्पियर, यानी यहाँ पे करंट कितना है 8 एम्पियर। तो जो बचा होगा 4 एम्पियर वो उसमें गया होगा, तो जेड पे कितना है 4 एम्पियर। यानी कि एक चीज़ तो हमें कंफर्म पता चल गया कि जो एक्स पे करंट है यानी आई एक्स वो सबसे बड़ा है, उसके बाद आई वाई है और सबसे कम किस में जा रही है आई जेड। ये चीज़ हमें मिल गया, ठीक है। अब ज़रा ऑप्शन को देखते हैं। द करंट एट जेड इज़ ग्रेटर, मिटा दें इसको क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में आसानी होगी। कह रहा है द करंट एट जेड इज़ ग्रेटर देन एट वाई, कह रहा है कि जेड पे करंट वाई से ज़्यादा है। नहीं, गलत है, ये तो गलत है ना, जेड पे करंट सबसे कम है। द करंट एट वाई इज़ ग्रेटर देन एट जेड, वाई पे करंट जेड से ज़्यादा है, तो ये तो बात सही है। दूसरा, द करंट एट एक्स इक्वल्स टू, करंट कहीं भी बराबर नहीं है। द करंट एट एक्स इक्वल्स टू द करंट एट जेड, नहीं, करंट तो पहली बात कहीं भी बराबर नहीं है, सब में अलग अलग। देखो एक जगह 8 एम्पियर, एक जगह 12 एम्पियर आई थी, उसको मिटा दिए, तो जो बची 4 एम्पियर थी वो इसमें चली गई थी। इसमें जो जाने वाली करंट कितनी थी 4 एम्पियर थी, ठीक है। सो आपका ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला, यानी सबसे ज़्यादा एक्स पे, वाई पे, उसके बाद जेड पे, यानी वाई पे करंट जेड से ज़्यादा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि V1 V2 ये सब वोल्टेज हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है इन सब के क्रॉस। और क्या दे रखा है, सॉरी, ये सब दे रखा है। उसने बोला है कि जो करंट है इस 5 एम्पियर इसमें जा रही है, तो पूछा क्या, which one of the column A to B shows the correct values of V1 V2 V3 measured in volt। V1 एक जगह दे रखा है, V2 एंड V3 दे रखा है, ये सब क्या है, कोई दिक्कत नहीं यार। देखो ये V1 मतलब कह रहा है कि इसके क्रॉस वोल्टेज 1 ओम के क्रॉस, V2 मतलब 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज, V3 मतलब 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज। अब देखो तीनों सीरीज़ में है ना, करंट 5 एम्पियर आ रही है, सब में 5 एम्पियर जाएगी, यानी इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर। अब आपको V1 निकालना है, तो V1 इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 5 वोल्ट। इसका निकालना है वोल्टेज, तो करंट 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2, तो V2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 यानी 5 2 जा 10 वोल्ट। इसमें निकालना है वोल्टेज, तो V3 इज इक्वल्स टू करंट इसमें जा रही है कितना, वही 5 एम्पियर सब में जाएगी, 5 रेजिस्टेंस वैल्यू 3, तो 5 3 जा 15 वोल्ट V3। तो V1 V2 V3 हमने निकाल लिया। अब इसने बोला क्या था कि विच वन ऑफ द कॉलम A to D, ये क्या, अच्छा A से लेकर D तक शोज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3। तो V1 हमारा कितना है, सॉरी 5, तो V1 देखो 5 कहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है ना, यानी कि ये दोनों A और D तो पहले ही गलत हो गया, यानी इन दोनों में कोई सही होगा, V1 5 दोनों में है। अब देखते हैं V2 10 आना चाहिए, तो V2 10 यहाँ पे तो नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन में 10 है ये, यानी ये ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। तीसरा आपको चेक ही नहीं करना, तीसरा चेक भी कर लो, 15 है ना, 15 है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। Last MCQ, a wire of resistance R1 is cut into 5 equal pieces. These 5 pieces of wire are then connected in parallel. If the resultant resistance of this combination be R2, then the ratio of R1 to R2। चलो देखते हैं। क्या रखा है कि एक वायर था पहले, ठीक है, ये वायर है कोई, और इसकी लेंथ हम मान लें L रही होगी, कुछ भी मान लो, एरिया रहा होगा A, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे रहा होगा कुछ, और कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ना इसका R1 है, R1 है, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है रो इंटू L अपॉन A, होगा ना, यही होता है ना, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर में हमने पढ़ रखा है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ के।
लेंथ आप डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, इसको आधा करें तो ये भी आधा हो जाएगा। जब सवाल में बोला है कि इसको 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया, यानी 1 2 3 4, यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स में काटे गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स है। तो हर एक पार्ट कितना बड़ा रहा होगा, L/5 का रहा होगा ना। L को 5 इक्वल पार्ट्स में काटोगे तो L/5 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 सब आएगा, ठीक है, आएगा। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे एक जो पार्ट हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, L/5 लेंथ का, एरिया तो अभी भी उसका वही है, यानी इसका जो रेजिस्टेंस होगा R' मान लें, वो हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, पहले आपका R1 था तो पहले कंपैरिजन में 5 हो जाएगा, 1/5 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था ना कि अगर आधा करोगे तो आधा हो जाएगा, 1/5 कर दिया ना लेंथ। देखो पहले लेंथ L था और L से लेंथ कितना हो गया, L/5, 1/5 टाइम्स हुआ है ना। आप बोलोगे 1/5 टाइम्स हो गया लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी पहले का 1/5 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले R1 था, अब क्या हो जाएगा R1/5, ये एक पार्ट का, ठीक है ना। अब कह रहा है ऐसे 5 पार्ट है ना, पाँचों को पैरेलली लगा दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। एक, इसको रजिस्टर से हम शो कर रहे हैं, 2 3 और ये हो गया 4 एंड दिस वन इज़ 5, और सबकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, R1/5 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 R1/5, पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया। इसने एक बात और बोली है कि इन पांचों का जो इक्विवेलेंट है उसको R2 बोल दिया गया। पैरेलली कनेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट आया वो R2 बोल दिया गया। और हमने पढ़ा है कि जब इक्वल अमाउंट ऑफ रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R/N, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। R मतलब सबकी रेजिस्टेंस वैल्यू, सबकी रेजिस्टेंस वैल्यू R1/5 है तो ये हो जाएगा R1/5, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं तो 1 2 3 4 5 है ना, तो ये हो जाएगा N की जगह पे 5, तो ये हो जाएगा R1/5 5 जा 25, ये हो गया R2, ठीक है। इसने पूछ रखा था ना आपसे, इसने आपको रेशियो पूछा है, इसने पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1/R2, ठीक है। R1/R2 लाना तो R2 इधर लेके आ जाओ, ठीक है, R1 को यहीं पे रहना तो 25 इधर आ जाएगा, तो 25 इज इक्वल्स टू R1/R2, कितना आ गया आपका 25, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। सो MCQ हमने कर लिए, एक वीडियो और इसमें आई थिंक कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 46, चलो एक वीडियो के लिए और छोड़ देते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग फर्दर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि लखबीर सिंह के सारे न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, 100 150 200 जितने भी होंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। आप रिवाइज़ करिए वीडियो लेक्चर्स, एक बार नहीं 2 बार नहीं, उसको बार बार रिवाइंड करके जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको देखें। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप फिर कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। फ़िलहाल तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। ये हॉट्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।